Hello guys, this is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter Gender, Religion and Caste. ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया था, पूरा का पूरा चैप्टर में देख लिया था कि जेंडर बेस पे डिफरेंसेस क्या क्या है और उसको किस तरीके से अकोमोडेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर देखा हम लोगों ने कि कास्ट बेसिस रिलीजन के बेसिस पे क्या क्या मतलब जो भी डिफरेंसेज है उसको किस तरीके से टैकल किया। हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट को भी इसमें कवर किया हुआ था, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो हम लोग जेंडर बेसिस पे देखा कि इक्वल वेजेज एक्ट आ गया, फैमिली लॉ आ गया और फीमेल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया लेजिस्लेचर में। और फिर वर्ल्ड वाइड भी देखा था। वर्ल्ड वाइड पे मैंने बताया था कि न्यू डेटा में 24% है रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कितना हो गया, पार्लियामेंट में 543 सीट्स है अभी अभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं। तो इनका कितना परसेंट है हमारे यहाँ? 14%। रिसेंट डेटा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो डेटा होगा उसी को पुट कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआर अभी आपके बेसिस पे एनसीईआरटी बेसिस पे ही पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। ठीक, तो 543 में से 14% हमारे यहाँ, लेकिन वर्ल्ड वाइड कितना होना चाहिए? 24% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट में, कि कहीं भी लॉ बन रहा हो तो लॉ कैसे बनता है, इस चीज़ का ब्रीफ डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था कि लॉ बनाने के लिए हमको पहले हाँ या ना बोलना पड़ता है। कोई भी बिल लेके आया जाता है उस पर सब लोग या तो उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं या तो उसके बिहाफ में वोट करते हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में वोट करने वाले अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तभी तो उसके लिए हाँ या ना बोल पाइएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले फीमेल को वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा तभी तो होगा ऐसा। तो ये वाला टोटल का टोटल सिस्टम था यहाँ पे। ठीक, तो जेंडर वाला हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन देखा था। तो सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड इसका समझना पड़ेगा, तब जाके सेकुलरिज्म हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर सेकुलरिज्म का अगर हमको बैकग्राउंड समझना है तो सिंपल सा एक कहानी सुनना है। सबसे पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों ने राज किया। ठीक है, हम मतलब अंग्रेज ने पहला अपना जो फैक्ट्री था सूरत में 1611 में सेटअप किया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1947 तक एक तरीके से क्या बोला जाएगा, उन्होंने ड्रैकोनियन एक्ट चलाया। तो भाई इतना जो समय होता है लगभग 200 से 250 साल का, ये मतलब तो डायरेक्टली राज किया। यहाँ पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1764 से क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, राज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला इशू को लेकर चलेंगे हम, ये वाला जो टाइमलाइन है इसको लेकर चलेंगे। इस वाले टाइमलाइन में क्या किया था उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। भाई सभी के लिए बेकार था। सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला, बंगाल में दीवानी राइट्स मिल गया। क्या मिल गया? दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो सारा रेवेन्यू इसी पे आ गया। हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ा था, रेवेन्यू उनके हाथ में आने लगा तो अब अपना पैसा खर्च करके यहीं के रेवेन्यू से रॉ मटेरियल खरीदने लगे। तो हमारा जो पूरा जो देश था वहाँ के इकोनॉमिक जो कंडीशन होगा वो ख़राब होने लगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई सिंपल से वो सब बात छोड़ देते हैं। अगर ये 200 साल लगभग राज करने के मतलब राज किया, सारे के सारे कम्युनिटी सभी लोग परेशान थे। ठीक है, हम लोग गुलाम बन गए थे, लेकिन हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे थे, हम लोग इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पा रहे थे? तो जब इन सभी चीज़ों पे बात किया गया तो हम लोग को पता चला कि जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, अभी आपका केशव चंद्र विद्यासागर हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, सावित्री बा फुले हो गई। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट पे जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने बताया कि देखिए हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है वो क्या है भाई? डिवाइडेड है, हिस्टोरिकली डिवाइडेड है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे? एक तो वर्ण के बेसिस पे डिवाइडेड है। ठीक है, वर्ण के बेसिस पे डिवाइडेड है, सबसे पहले वर्ना बेसिस पे डिवाइडेड है। फिर जेंडर बेसिस पे भी डिवाइडेड है, और क्या है? कास्ट बेसिस पे भी डिवाइडेड है, और क्या है भाई? लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइडेड है। मतलब कल्चरल बेसिस पे, एक मिनट, कल्चरल बेसिस पे हमारा जो सोसाइटी है बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड है ये। तो भाई इनको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भाई लोग मानेंगे क्यों? भाई इंडिया को बचाओ। इंडिया जब बचता तो फिर कौन राज करता? जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी अलायंस बनाया गया था वो राज करते हैं। तो वो लोग भाई बचाए क्यों? क्योंकि अंग्रेज आने के बाद जो लोअर कास्ट के लोग के थे वो कंपेरेटिवली अब उनका लाइफ गुड हो गया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। मतलब जो जैसा वो मतलब हमारे सेटअप में रहते थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, उनसे उनका लाइफ अंग्रेज में थोड़ा बहुत बढ़िया हो गया था।
तो क्यों आते? तो उसी चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब देखिएगा तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू मतलब अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। तो मल्टीपल एस्पेक्ट में उसमें नहीं घुसेंगे। इनको सबसे पहले सोशल रिफॉर्म करो भाई, औरतों के खिलाफ जो फीमेल के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रहा है उसको ख़त्म करो, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज हो रहा है उसको ख़त्म करो, और फिर सबको पढ़ने का राइट दो। भाई ऑब्वियस सी बात है, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि भाई क्या क्या एग्जैक्टली में हो रहा है। अगर उनको पढ़ना ही मना कर दिया जाए, जैसे कि मैम हमारे पूरे पुराने रिलीजियस सिस्टम में था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट थे कि उनके कान में जलता हुआ लोहा डाल दो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट था उस टाइम में। तो उनको पहले पढ़ाना पड़ेगा। तो इसी दौरान में क्या हो गया, धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे, जैसे बीएचयू हो गया, डीएवी हो गया वगैरह वगैरह, जो बंगाल में कॉलेज वगैरह खुलने लग गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलने लग गया, तो ये पढ़ाने के लिए। तो जब पढ़ाया गया तो भाई इंटीग्रेट हो गए, तो भाई सबसे पहले तो तुमको सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा। सोसाइटी में जिस बेसिस पे डिवीजन हो रहा है उसको तो पहले इंटीग्रेट करो, तभी तो लोग इकट्ठे आएंगे। इन सभी चीज़ को मेहनत करते करते सोशल रिफॉर्म होते 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 धीरे धीरे जब सोसाइटी में रिफॉर्म आया, तो एक मतलब एक जो आइडियोलॉजी को फ्रेम किया गया, उसको क्या बोलते हैं, उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम ना हो, आपका बोर्ड भी आ रहा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है, ठीक। तो नेशनलिज्म फ्रेम किया गया। नेशनलिज्म मतलब आप ये भूल जाइए कि आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं, कौन सा जेंडर है, आप सबसे पहले भारतीय हैं। ये होता है नेशनलिज्म का फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो सब चीज़ों को भुला के आपको फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म दिया गया, तभी तो आप राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे, ऑब्वियस ही बात है। इन सभी चीज़ों को फ्रेम किया गया नेशनलिज्म के लिए। सिमिलरली सेकुलरिज्म का वही कंसेप्ट है, सेकुलर स्टेट का वही कंसेप्ट है, सिमिलरली एकदम एकदम उसी से लिंक करके हम लोग को देखना है। सेकुलरिज्म में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट, वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वी गॉट इंडिपेंडेंस। हमको तो इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन फिर भी तो हमारा सोसाइटी डिवाइडेड था। इस समय क्या हुआ था, पार्टीशन रॉइट हुआ था, पार्टीशन रॉइट हुआ था, बहुत ब्लड से लाखों लाखों के लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लाख महिलाओं का रेप किया गया था। तो मतलब बहुत ही बुरा स्थिति था भारत का उस समय। तो भाई अगर हमारे यहाँ मुस्लिम भी रह गए और हिंदू भी थे, मतलब मल्टीपल, अभी भी हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। तो भाई इस बेसिस पे आगे इन फ्यूचर में ना हो, तो प्रूडेंशियल रीजनिंग आप लोग फर्स्ट क्लास में पावर शेयरिंग में पढ़े होंगे, उसका प्रूडेंशियल रीजनिंग भारत के पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है, इस सेक्युलरिज्म, ठीक है, कि हमारे यहाँ अभी भी डाइवर्सिटी है, आगे आने वाले समय में अभी किसी तरीके का किसी भी कम्युनिटी में क्या हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, उसको हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आएंगे, सेक्युलरिज्म लेके आएंगे। सिंपल सिंपल सी बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आया गया, सेक्युलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता होगा। अब इसका भाई एलिमेंट क्या क्या है हमारे सेकुलरिज्म का एलिमेंट, अगर हम बोलेंगे सही में सेकुलर स्टेट है हमारा और देखेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मतलब क्या हमारे यहाँ जो क्रिकेट खेलने जाता है कुछ लिखा गया वहाँ पे कि नहीं मुस्लिम ही कैप्टन बनेगा चाहे हिंदू ही कैप्टन बनेगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, कोई भी बन सकता है। जैसे हमारा देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या होता है, रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक उसी देश को बोला जाता है जहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट हो, हेड ऑफ द कंट्री हो, वो इलेक्टेड हो। जैसे हमारे राष्ट्रपति वो इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लेकिन इलेक्टेड ही है, ठीक है। तो हमारे अभी जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस कास्ट से आती है, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। क्या तो मतलब कोई फिक्स तो नहीं है, मतलब हमारा तो मेजोरिटी में हिंदू है तो एक हिंदू को ही बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कोई भी कम्युनिटी का वहाँ पे बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी कम्युनिटी का क्या किया गया, बना दिया गया वहाँ पे, तो रिपब्लिक। लेकिन वहाँ पे अगर सिमिलरली आप पाकिस्तान को देखेंगे तो वो भी स्टार्टिंग में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था, लेकिन धीरे धीरे वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया। तो ये वाला हम लोग को देखना है, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है। तो हमारा सही में सेकुलर स्टेट है कि नहीं है, ये तो बात की डिबेट है, लेकिन हम आपको समझने के लिए बता दिए कि हमारा देश सेकुलर सेकुलर स्टेट ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। और एक मतलब कोई भी माइनॉरिटी वाला ग्रुप हो उसको भी इक्वालिटी दिया जाए, चाहे माइनॉरिटी में चाहे मेजोरिटी में, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी एक धर्म को चाहे मेजोरिटी में चाहे माइनॉरिटी में हो, उसको दूसरे धर्म पे अपना डोमिनेशन प्रूव नहीं करने दिया जाएगा, उसको डोमिनेंट नहीं बताया जाएगा, ना सरकार उसको कोई भी प्रिविलेज देगी धर्म के आधार पे। सिंपल सी बात है, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी प्रिविलेज किसी भी धर्म को नहीं मिलेगा। यही होता है सेकुलरिज्म का कंसेप्ट, ठीक। तो हम लोग देख लेंगे
क्या क्या है भाई सेकुलर स्टेट का, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, सम ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन सेकुलर स्टेट आर, फीचर बता दिए, ठीक है। नो ऑफिशियल रिलीजन है, ऑब्वियस सी बात है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल कम्युनिटी ऑफ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन एंड नॉट फॉलो, ये क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशन में जिस जिस तरीके का आपका डाइवर्सिटी दिया गया था उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया कभी, क्योंकि भाई अंग्रेज अब जा रहे हैं, अंग्रेज अब जा रहे हैं तो हमारा देश में तो फिर से सिविल वार छिड़ सकता था ना, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में, उस बेसिस पे क्या किया गया हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अब भाई तुम अब हमको आज़ादी दिलाए सब लोग मिल के, अब ऐसा थोड़ा आज़ादी हो गया, आज़ादी मिल गया तो क्या करेंगे फिर, जैसे जो अपर कास्ट डोमिनेशन दिखाते थे लोअर कास्ट पे, अब अपर कास्ट को फिर से डोमिनेट होने दिया जाए, ऑब्वियस ही बात है डोमिनेट नहीं होने दिया जाएगा, तो उन सभी को पीछे ढकेल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक लोगों का, एक एक कम्युनिटी का उसमें क्या रखा गया, ध्यान रखा गया, तभी तो हमारा देश अभी 75 साल से एक भी सिविल वार नहीं हुआ है हमारे देश में, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, किसी भी रिलीजन को किसी भी ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं हम, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल इट बैन अनटचेबिलिटी, ठीक है। एक होता है मतलब देखो हमारा जो गवर्नमेंट है रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकता है, क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। इंटरवीन करने का मतलब क्या है, इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। पॉजिटिव इंटरफेरेंस और नेगेटिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे हम कहाँ कब पूजा करेंगे, गाना गाएंगे कि नहीं गाएंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे गाएंगे कि नहीं गाएंगे, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब सरकार नहीं डिसाइड कर सकता, हम जाके जब मन तब 12 बजे करना हो, 1 बजे करना हो, शाम को करना हो, मेरे मन का, मेरा आस्था है, मेरा कॉन्साइंस है, हमको जब मन तब करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलने लगे कि देखो अभी हम बोले हैं भगवान हम मेरे सपने में आए हैं, बोले हैं किसी का गला काटो तो हम खुश हो जाएंगे, तो किसी आदमी का बलि तो हम नहीं दिलवाएंगे ना, तो यहाँ पे तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा रिलीजियस मैटर में, ठीक है। तो कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, क्या है, सरकार और रिलीजन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन है, लेकिन जहाँ पे आप पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकता है लेकिन नेगेटिव इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। हम कोई धर्म माने या ना माने इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन लेकिन अगर हम कुछ गलत करेंगे, दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे, तो उसमें सरकार इंटरवीन कर सकती है हमको, ठीक है। तो सिंपल सिंपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम लोग को क्या देखना है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स देखना है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कास्ट बेस पे कास्टिज्म चल रहा है, कास्ट बेस्ड के पॉलिटिक्स। अभी आप देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, देखिए इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग देख लेते हैं, एक ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक निगेटिव एस्पेक्ट। मान लीजिए हमको पता है कि हमारा हिस्ट्री क्या है, कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे लोगों को क्या किया गया है, दबाया गया है, बहुत सारे लोगों को मार्जिनलाइज सेक्शन में रखा गया, एलिनेट किया गया है, उनको सोसाइटी के बाहर ढकेलने का कोशिश किया गया है, उनसे फोर्स लेबर करवाया गया है, तो बहुत सारा चीज़ हमारा हिस्ट्री हमको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी आ गया तो कोई भी ग्रुप खड़ा हो सकता है अपने, मान लीजिए 1947 के बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो अभी भी मार्जिनलाइज है, जैसे हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये वाला स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये लोग एलिनेट फील करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी क्या देता है कि भाई देखो ये भी अपने इक्वल इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होगा, जैसे भी डिवाइडेड होगा, जितने भी असम है, मान लीजिए यहाँ पे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये सब है, तो यहाँ पे क्या है भाई, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट भाई इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो वहाँ पे वो तो ये तो बोलेगा ना, कम से कम देखिए हमारे ग्रुप के खिलाफ बहुत ही सरकार नज़रअंदाजी की है, यहाँ पे सरकार बिल्कुल नहीं देखी है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं की है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, और आपको कास्ट के नाम पे क्या करना है, हमको वोट देना है, क्या कि इस कास्ट के लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं।
तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हम कास्ट के बेसिस पे कर लेंगे, इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर हम किसी कास्ट को पॉलिटिकल अरेना में लाने के लिए यूज करने लगे, उसके फीलिंग को क्या करने लगे, जगाने लगे हम कि भाई देखो ये कास्ट है, ये कास्ट इस कास्ट से सुपीरियर है, ये कास्ट इस कास्ट से सुपीरियर है, तुम लोग एक साथ हो जाओ, हमको वोट दे दो, तो इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको बता दिए, कोई सेक्शन अगर मार्जिनलाइज है, बैकवर्ड है, तो डेमोक्रेसी में उठने का चांस देती है उसको कि नहीं, आपको आप अपना वोट दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है आपके लिए काम करेगा क्योंकि आप बहुत बैकवर्ड हैं, वो जाएगा अपना पार्लियामेंट में आपके लिए लॉ बनवाने का कोशिश करेगा, ठीक है, पीसफुली। लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है, कोई लोग बेवकूफ़ भी बना सकता है कि अरे तुम लोग बहुत बैकवर्ड हो, तुमको डराया जाएगा, तुम बहुत पीछे हो गए हो, ये कास्ट तुम पे एट्रोसिटीज करती है, मतलब एक डिफरेंसेस क्रिएट करेगा सोसाइटी में जो कि कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा बात है इसमें। इसी में हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट देखना है। देखिए कास्ट इन पॉलिटिक्स है, जब कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है कि कास्ट के बेसिस पे, जैसे हमारा कोई पार्टी लड़ रहा है, हमारा पार्टी में बहुत सारे कास्ट के लोग, जैसे अभी अभी हम लोग को देखिए सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कंस्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी मतलब जहाँ से एक कैंडिडेट खड़ा होता है अपना, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से बटा हुआ है, तो जो भी पार्टी, मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी है एक, ठीक है, इसमें कोई चार चार लोग रहते हैं, ठीक है, चार कास्ट रहता है, ए बी सी डी, जिसमें ए है 70%। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, यहाँ पे एक कम्युनिटी के कैंडिडेट को टिकट देने का चांस, टिकट मतलब नॉमिनेशन, कैंडिडेट बनाने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया। और मान लो ये जीत गया तो इसको मिनिस्टर बना दिया जाएगा कि वो कास्ट, क्योंकि वो मेजोरिटी में है तो हमारा समर्थन करे, ठीक है। ये वाला हो गया। पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होगा कि भाई देखो ऑब्वियसली बात है, निगेटिव एस्पेक्ट हो गया वो निगेटिव एस्पेक्ट क्यों हो गया कि किसी एक कास्ट को बहला फुसला के, डरा धमका के तो नहीं, ठीक है, लेकिन डराया जाएगा कि देखिए ये कास्ट आपसे सुपीरियर है, आप हमको वोट दीजिए, एक पॉलिटिकल अरीना में आ जाइए, तो वो कास्ट को सुपीरियर फील करवाया जाएगा कि देखिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, वो कैसे हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको नहीं लगता कि 5 मिनट में हो पाएगा। सो इस टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम लोग कल बात करेंगे। तो स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज।